गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम को 6:30-7 बजे करीब आईपीएफ की चर्चा करते हैं। ये 19वीं क्लास है और 19वां आईपीएफ है। ओके। इससे पहले हम लोग 18 आईपीएफ हमने इस श्रृंखला में किए हैं और 15 आईपीएफ जो है वो पॉलिटी से अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से और 16वें आईपीएफ से कुछ 29 आईपीएफ तक जो है वो आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी से देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आज जो है हम लोग कुछ झलक, थोड़ी सी झलक जैव विविधता की भी देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो भी एक झलकी आपको मिल जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई क्वेश्चन जो है वो कहाँ से फॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। साथ में आपका ये भी क्लियर हो जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेगा जिससे हम वहां पे आसानी से कर सकते हैं, और अगर रिपीट भी करेगा तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूं कि हाँ मास्टर ने दिखा दिया ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था, और रिपीटेशन कितनी बार हुआ है वो भी हमने बात की हुई थी। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना कि भाई हमें क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे थे और ये सारी चीजें हो रही, तो वो सब अपने जो आप हवाई बातें मत करना। हम इस समय जो है क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी दिखाते हुए चल रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हम्म। चलिए। हाँ, तो 19वीं क्लास है, 19वां आईपीएफ इन सेंस 19वां आईपीएफ। तो पारिस्थितिकी का ये लास्ट क्लास है। इस क्लास में आपको थोड़ी सी झलक जैव विविधता की भी देखने को मिलेगी। उसी हिसाब से हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, कुछ बातें हमने पारिस्थितिकी के बारे में कल की थी, अर्थात इकोलॉजी के बारे में कुछ मुद्दे रह गए उसको। तो पहला आईपीएफ है, अर्थात पहला फैक्ट है, मानव समुदाय देश अपनी नीतियों को सतत विकास के संदर्भ में बनाकर अपने अपने पारिस्थितिकीय पदछाप के आकार को सम्यक बना सकते हैं। पदछाप यहाँ पे नाम दिया होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात कही। ठीक है, मतलब एक तरह से इसको अप्रोप्रिएट मैनर में जो है आप कह सकते हैं, बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक पदछाप या पद चिन्ह, जिसको फुटप्रिंट बोला जा रहा है, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। और कहा यह भी जाता है कि यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्थान करने की क्षमता से करता है। तो अगर एक तरह से जो पदछाप की हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक पदचिन्ह की बात कर रहे हैं, पारिस्थितिक पदचिन्ह की बात कर रहे हैं, तो ये बोला गया है कि भाई मानव की डिमांड कितनी है और वो दोहन कितना कर रहा है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि ये इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्थान करने की क्षमता से करता है। ठीक है, तो यही पारिस्थितिकी पदछाप या पारिस्थितिक पदछाप की एक विशेषता है, या आप परिभाषा के तौर पर ले सकते हैं कि ये क्या मापता है। ओके, तो ये आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई जो है वो भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर्स की बात कही गई कि भाई इस आधार पर इसको मापा जाता है। ओके, बात समझ आ गई? तो आप इन दोनों बातों को याद रखना। ज्ञात होना चाहिए कि पारिस्थितिक तंत्र मानव व प्रकृति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 कहता है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्ग का वर्णन करता है। जैसे व्यवस्था की बात करता है, अर्थात व्यवस्था सेवाएं मतलब खाद्यान्न, जल का उत्पादन, नियंत्रण सेवाएं जलवायु और रोग नियंत्रण, समर्थन सेवाएं, पोषण चक्रण, फसल परागण, सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं और संरक्षण सेवाएं विविधता अनुरक्षण की बात करता है। और कहा गया है कि इसमें पोषण चक्रण और फसल परागण समर्थन सेवाएं हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कैसी है? समर्थन सेवाएं, जैसे हमने देखा है यहाँ पे।
पोषण चक्र और फसल परागण, ये कैसी है? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा यहाँ पे तो सीधे तौर पर ये पूछेगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पोषण चक्र और फसल परागण ये समर्थन सेवाएं हैं, तो इसमें और भी सेवाएं जो है वो मिला देगा आपसे, जैसे खाद्यान्न, जल का उत्पादन, ठीक है। तो ये सब मिला के बोल देगा, कोई एक सेवा का नाम ले लेगा और उसमें हो सकता है कि वो व्यवस्था सेवा से हो या फिर नियंत्रण सेवा, सांस्कृतिक सेवा, संरक्षण सेवा के कुछ कुछ मुद्दे मिला के किसी एक को पूछेगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि पूछा तो नहीं है लेकिन स्टार लगा रहा हूं, संभावना हो सकती है। नेक्स्ट देखें, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जलग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पर्यावरण शत्रु कहा जाता है, एनवायरमेंटल एनिमी बात कही गई। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है कहा जाता है कि वहां की मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, क्योंकि सारा जो जल है ये यूकेलिप्टस ही ले जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये बहुतायत में पाया जाता है, और आप ये भी कह सकते हैं यूकेलिप्टस जो है वहीं का एक तरह से मूल है। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, और इसमें देखें तो आर्द्र भूमियां हैं, तालाब हैं, ये सब स्थिर जल हैं, इनको लैंटिक आवास बोला गया है। झील है, जलाशय है। बहते जल के आवास को लोटिक कहा जाता है। तो लैंटिक मतलब स्थिर जल, और जो बहाव में है जो जल जो बहाव बह रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोटिक। नाम ध्यान रखना दोनों के। कहा जाता है जो दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन कहा जाता है। इकोटोन समझ रहे ना? कोई भी दो क्षेत्र आपस में अगर मिल रहे हैं तो वो जो क्षेत्र है, मिला हुआ क्षेत्र दोनों के बीच का जो एक दीवार बना रहा है, या आप कह सकते हैं जहां तो मिलन बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ओके। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हमने बताया था आपको महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टांसले ने किया था, इसके बारे में बात की थी। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का उनका कौन सा सही अनुक्रम है। तो घटती बात तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव में, फिर घास स्थल, झील और महासागर। तो आप ऐसे यहां पे बना सकते हैं, अर्थात मैंग्रोव पहला है, इसके बाद में उससे कम उत्पादकता घास स्थल की, फिर झील की, और सबसे कम उत्पादकता जो है महासागर की है। लेकिन महासागर जो है ये पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक स्थायी तंत्र हमें प्रतीत होता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की हुई थी और आज भी आपको दिखाई पड़ रहा है। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। जितनी ज्यादा विविधता रहेगी उतनी ज्यादा उत्पादन क्षमता भी रहती है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चल, तो यूकेलिप्टस के बारे में और कुछ इससे जुड़ी हुई बातें हमने। इसके बाद में दो टर्म यहां पे दिए गए, एक तो हेलोक्लाइन दिया गया है और एक जो है पिक्नोक्लाइन दिया गया है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो पिक्नोक्लाइन क्या है? कहा जाता है कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को यह दर्शाता है, जबकि हेलोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को। तो घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन किसी भी जल स्तर में, और जब कभी भी लवणता प्रवणता की बात होती है तो हेलोक्लाइन जो है उसको प्रदर्शित करता है। ये दोनों टर्म ध्यान रखना, टर्मोलॉजी है। एक है थर्मोक्लाइन, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तित होता रहता है। अर्नीस नेस 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग करते हैं। पारिस्थितिकीय निचय या निचय शब्द का सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल, इन्होंने 1917 में ये आप कह सकते हैं एक शब्द दिया था या इसको प्रस्तुत किया था, और जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट कहा है। अब इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र जो है किसने दिया है, कब दिया है? तो ध्यान रखना, आर्नीस नेस ने 1973 में। फिर जोसेफ ग्रीनेल जो है वो पारिस्थितिकी नीचे की बात करते हैं या निश्चय की बात करते हैं। ये 1917 में इसका प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि सूक्ष्म आवास जो है
इन्होंने इसको बोला हुआ है। ओके, सूक्ष्म आवास। तो जब कभी भी ध्यान रखना पारिस्थितिकी नीचे की बात हो तो आप ये कह सकते हैं माइक्रो हैबिटेट, बहुत सूक्ष्म, एकदम से बहुत छोटी जगह। ओके, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए 1986 में लागू। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए, जिनको हम आम भाषा में वन अधिकार अधिनियम बोलते हैं, ये दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। ये सब पूछे गए हैं आपसे, मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको अपने जहन में थोड़ा सा। चौथा फैक्ट है समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? समुद्री उत्प्रवाह। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल, मतलब एक तरह आप कह सकते हैं कि जहां पोषक तत्व नहीं है, वहां से दूसरी जगह जहां पे पोषक तत्व हैं, उस तरह प्रवाह जो है एक तरह से समुद्री उत्प्रवाह कहलाता है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? देखिए, कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र या पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र ऐसे होते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनको अधिसूचित करे कि भाई ये क्षेत्र जो है अब इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया है। मानव गतिविधियां कहा जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, अनुमति लेनी पड़ती है। ओके, तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जो है वो ऐसा घोषित करता है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में रात्रि के समय व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु वाहनों के आवागमन को विनियमित रेगुलेट किया जाता है और कहा जाता है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मानवीय गतिविधियां खासकर तब जब उसकी अनुमति लेनी पड़ जाए, तो ऐसे क्षेत्र जो है इको। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं को निषेध किया गया है। तो कृषि आप यहां पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें जो है यहां पे निषेध है। ओके, क्या किया गया? प्रोहिबिटेड, निषेध है सारी, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को विनियमित किया गया, रेगुलेट भी किया जाता है कि भाई इस समय से इस समय तक आप कर सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को कम नुकसान हो या फिर पारिस्थितिकी को कम नुकसान हो। तो ये सारी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फैक्ट, पांचवा, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। यहां तक तो हो गया पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, ये मुद्दा जो है यहां से, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से जैव विविधता। जैव विविधता, ध्यान से सुनेंगे, काफी ज्यादा मुद्दे यहां से पूछे जाते हैं। मैक्सिमाइज करें तो मैक्सिमम जो है मुद्दे यहां से पूछे जाते हैं। जैव विविधता, हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र भी समान रूप से उपयोगी है, लेकिन इसको भी आप ध्यान रखें। तो कहा जा रहा है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित है। यह विभाजन 1960 में व्हिटेकर ने किया था। व्हिटेकर, नाम ध्यान रखना, व्हिटेकर ने कब किया है? 1960 में। तो अल्फा, बीटा, गामा तीन तरह की जैव विविधताएं, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। व्हिटेकर जो है 1960 में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक, इसकी बात करें, अल्फा सूचकांक ये स्थानीय स्तर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को मापता है। एक तरह से मीन जो होता है, जाति विविधता का, डाइवर्सिटी का एक जो मीन होता है, उसके बारे में मापन करता है। तो कौन? ये अल्फा, ठीक है, अल्फा। बीटा सूचकांक
ये कहा जाता है कि स्थानीय क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, और जबकि गामा सूचकांक ये भूदृश्य लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को मापता है। तो इनके बारे में छोटी छोटी सी जानकारी जो आपको ये कह सकते हैं कि एक तरह से कोई स्टेटमेंट अगर आप पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये ओके, तो जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को, और बाकी बीटा जो स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है, गामा आप समझ गए कि लैंडस्केप के बारे में। दूसरा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों जैसे पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया है। जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमता रेमंड, नाम ध्यान रखना, रेमंड एफ दाशमैन ने वर्ष 1968 में अपनी बुक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ये 1968 में अपनी किताब में इसका इस शब्द का एक तरह से प्रतिपादन करते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो नाम ध्यान रखना, रेमंड एफ दाशमैन। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम डब्ल्यू जी रोशन शॉर्ट कर दिया। पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, ओके, इसके बाद में क्या नाम दिया गया, रोशन द्वारा, WG रोशन द्वारा बायोडाइवर्सिटी। कहा जाता है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलु पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, और यह कई विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों यथा आनुवांशिक, जाति, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करता है। तो कैसे निर्वहन कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना। कैसे निर्वहन करता है? तो वो विभिन्न स्तरों जैसे कि आनुवांशिक, जाति स्तर पर, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करता है। ओके, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैव विविधता भी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और उसी से जुड़ा हुआ है। ओके, अतः जैव विविधता के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु जैव विविधता दिवस एवं जैव विविधता दशक मनाने जैसे आयोजन भी किए जाते हैं। कई बार आप आयोजन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, इवन भारतीय सरकार द्वारा, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है वो भी कई सारी पहले ऐसा करता है जैव विविधता को बचाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञात होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कई देशों में 29 दिसंबर, ये डेट भी, इस डेट को भी कई लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। लेकिन ध्यान रखना, जो पूछा जाएगा आपसे वो 22 मई पूछा जाएगा। ओके, और ये कई बार पूछा भी गया है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय UNCBD प्रभावी हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में कई लोग जो हैं 29 दिसंबर को, कई देश देखेंगे विश्व के 29 दिसंबर को जैव विविधता, लेकिन 22 मई जो है वो UN ने घोषित किया हुआ है। याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2011-12 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक ये घोषित किया था। कब से कब तक? 2011 से 2020 तक जो है जैव विविधता वर्ष घोषित, जैसे संयुक्त राष्ट्र जो है ये एक जो है दशक घोषित करता है। दशक घोषित करता है कि भाई देखो यहां से यहां तक ये 10 साल हो गए, ये इसी पे काम होगा। ओके, तो ये दशक जो है घोषित किया गया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये गुजरात के प्रांत जामनगर में है। क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, खासकर यूपी में। और कहा जाता है इस केंद्र का जो उद्देश्य है ये समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना या इसका संरक्षण करना, कंजर्व करना इसको। ओके, कहा जाता है यह सार्वजनिक तथा निजी PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। ओके, ये नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहां पे है भाई? ये
जामनगर में है। ओके, तो ये सब आप लोग, आपने अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, गौरतलब है कि जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है के निकट है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा किसके निकट है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, और ये आप कह सकते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, उसी के आसपास। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभी समय यूएनसीसीडी का 12 दिवसीय एक 14वां कॉप सम्मेलन नई दिल्ली में ये 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। अब पूछा जाता है कि भाई कब संपन्न हुआ, क्योंकि दिल्ली में हुआ है इस वजह से पूछा गया है और कई बार रिपीट भी किया गया है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि कौन सा था और कब आयोजन हुआ है दिल्ली में। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था कि जो एक तरह से लैंड डिग्रेड हो रही है, ग्रेड उसकी ग्रेडिंग गिर रही है, डिग्रेड होना मतलब ग्रेडिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि क्षरण एक तरह से, उसको कम करने का लक्ष्य जो है 2030 रखा गया था कि भाई 2030 तक हम इसको ऐसा करेंगे। अब उसमें कितनी प्रगति हुई है ये जो है, जब कभी भी करंट का इशू आएगा, कोई ऐसा पढ़ाएंगे मास्टर, वो आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती है। इसको आप नोट भी करेंगे, स्टार तो मैं लगा ही देता हूं और अपने जहन में भी रखेंगे। हर एक जगह जैव विविधता एक जैसी नहीं रहती है, कहीं पे किसी तरह की जैव विविधता, कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो उससे थोड़ा सा हो सकता है अलग जैव विविधता हमें दिखाई पड़े। ओके, तो एक जैसी नहीं है। यह उस क्षेत्र की जलवायु, कम मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जैव विविधता कहीं पर कम तथा कहीं पर ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नोट डाउन करेंगे, स्टार लगा देता हूं, क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। और यह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र का अगर विस्तार देखें तो कहा जाता है कि 10 उत्तरी और 10 दक्षिणी अक्षांशों के बीच में हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा सा आपको दिखाने की या बताने की कोशिश करें तो आप यकीन माने कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर, ये अक्षांश है, माफी चाहूंगा, विषुवतीय रेखा, ये 0 डिग्री है, इसको आप बोलते हैं विषुवत रेखा। ओके, क्या बोलते हैं आप? विषुवत रेखा। ओके, अब ये जो हिस्सा है, अगर मैं इसको ऐसे मोल्ड करूं, ओके, ये ऐसे अगर, तो ये 10 डिग्री, यहां पे ये 10 डिग्री, और ये जो है आप देखेंगे तो काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा जैव विविधता हमें यहीं पे दिखाई पड़ती है। और यहीं पे आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है यहां पे हमें, और ये अपने आप में जैव विविधता में धनी है। ये जो है जैव विविधता में धनी है। क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो ये जो एरिया है, अब देखो अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, ये तो है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और ये जो है साउथ पोल है। अब यहां पे देखो, यहां पे आप वर्षा परम लगातार मिल रही है, सघन वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जिसको अब विषुवत रेखीय वन बोलते हैं। ओके, तो यहां पे ज्यादा विविधता मिलेगी, यहां पे तमाम जो है आपको जीव जंतु मिलेंगे, वन्य जीव तमाम सारे मिलेंगे, तमाम सारी प्रजातियां मिलेंगी। ओके, लगातार आप देखते हैं, खोजते ही रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। अब यहां जैसे ही हम आप विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाएं, ऐसे इधर, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो यहां पे आप देखेंगे जैव विविधता, हमें जो जैव विविधता है
वो हमें डिक्लाइन करती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है, वो हमें डिक्लाइन करती हुई दिखाई पड़ती। तो यहां पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये वाला जो एरिया है वो मैक्सिमम है यहाँ पे जैव विविधता। ओके, तो यही बात यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो 10 डिग्री उत्तरी है, दक्षिणी अक्षांश यहाँ पे काफी ज्यादा, और इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीव जंतु वन्य जीव जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अनुकूलतम दशाओं के साथ में, क्योंकि यहां पर वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है, और इसी कारण इनको अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है, वो प्राप्त होता रहता है, वो अपने आप को ग्रो करते हैं। ओके, अपने आप को ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है कि जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं, जैसा मैंने अभी बताया, जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ क्या है, बढ़ती है। अभी हमने देखा ध्रुवों से भूमध्य रेखा ऐसे आएंगे इस साइड में, तो क्या करेगी, इसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसे आएंगे इधर इस साइड में तो क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ओके, हाँ, तो ध्रुवों से जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जैव विविधता यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही जा रही है। और ध्रुवों पर जैव विविधता, ध्रुवों पर जैव विविधता कैसी होती है, कम, भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है, सर्वाधिक आप कह सकते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। आप ये कह सकते हैं कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जो निम्न अक्षांश होते हैं, जो निम्न अक्षांश होते हैं अर्थात 0 से 10 के बीच में, यहां पे आप देखेंगे यहां पे जैव विविधता काफी ज्यादा डिपोजिशन है पूरा यहाँ पे। ओके, तो यही बात यहां पे कही जा रही। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों अर्थात चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों अर्थात घाटियों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। तो चोटियों की तुलना में जो निम्नतर घाटियां हैं वहां पे जैव विविधता हमें ज्यादा दिखाई पड़ती है। इन सबको आप नोट डाउन करेंगे, मैं एक बार स्टार लगा देता हूं जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। अगर स्टेटमेंट कोई बनाएगा स्टेट पीसीएस तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें। उदाहरण के लिए बताया भी गया कि केरल स्थित शांत घाटी में प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। कहां पे है ये, निम्नतर उन्नतांशों में, अर्थात ये कह सकते हैं घाटियों में। ये केरल के पलक्कड़ जिले में है। कौन सी, साइलेंट वैली, 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ी है, देख लेना एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया और इस घाटी को वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है, शांत घाटी में स्थित है। ज्ञात होना चाहिए कि फूलों की घाटी कहां पे है, उत्तराखंड के चमोली में है। और इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत प्रदेश भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ बहुत जो तमाम सारे विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना, और खासकर वहां पे जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ओके, वहां पे बड़े पैमाने पर हमें जैव विविधता दिखाई पड़ती है। कहा जाता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है, हमने अभी बताया आपको। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ में भी सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख नहीं 10 लाख, कितनी 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं, और जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे, स्टार लगा दिया है मैंने। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें विरोधाभास ये था कि कोरल रीफ भी दिया था और उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी दिया। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज थे कि मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको कि इसमें क्या होना चाहिए एक्चुअल में। तो अब आप लगा सकते हैं उसमें वर्षावन लगा सकते हैं कि वो काफी स्टेबल है। हाँ, काफी स्टेबल है, वहां पहुंचना जो है बहुत कठिन है।
कोरल रीफ जो है अगर उनको अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो वो नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस बिहाफ पे अगर देखें तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को लगाएंगे कि ये सबसे ज्यादा जैव विविधता इनमें पाई जाती है। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। तो पर्याप्त और स्थानीय जातियों पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्तता मतलब एक तरह से जो सफिशियंट सफिशियंट होना चाहिए स्थानीय प्रजातियां, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया उसी को बोला गया हॉट स्पॉट। लेकिन कहा जाता है कि साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। हॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांश प्रदेशों में भी पाई जाती है। उच्च अक्षांश प्रदेशों में भी आप देखेंगे कि जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता हमें वहां पे दिखाई पड़ती है। तो ये कहना जैव विविधता जैसा कि जैव विविधता सबसे ज्यादा जो है वो ध्रुवों पर नहीं भूमध्य रेखा पर पाई जाती है या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, तो हॉट स्पॉट में थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी हमें हॉट स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार और सुंडा। तो अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे तो आसानी से बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे अगर बनाना चाहें, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये जो एरिया है पश्चिमी घाट, ओके, ये वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे भी हमें हॉट स्पॉट दिखाई पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन है। और अगर हम यहाँ पे आए तो अगर हम यहाँ पे आए तो ये जो है एरिया है अंडमान वाला है और इधर बारे में सुंडा गर्त जो है वो वाला एरिया। तो यहाँ पे सुंडा लैंड आपको दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप दिखेगा। तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया यहाँ पे भी आपको तो 4 जो हमें दिखाई पड़ते हैं, एक तो पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया और इसके बाद अंडमान वाला एरिया और यहाँ पे जो सुंडालैंड वाला एरिया है उसी के जस्ट नीचे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। जैसे देख यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये पूर्वी हिमालय हमने बात कर ली, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है म्यांमार और ये भारत सीमा पे सुंडालैंड वाला एरिया है, भारत और म्यांमार सीमा। एक सेकंड देखें, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये तो सुंडालैंड वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, ये म्यांमार वाला, भारत म्यांमार सीमा, भारत म्यांमार सीमा, ठीक है। तो ये एरिया और ये वाला ये आप इसी में गिनेंगे, ठीक है, सुंडालैंड मतलब ये इसी में गिनेंगे, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा मान लो और इसको आप मान लो पहला, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट वाला, भारत म्यांमार सीमा वाला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह या उसी को आप क्या बोल देंगे सुंडालैंड वाला एरिया, सुंडालैंड, ओके, गर्त जो है वहां पे। चलिए, तो ये 4 हमारे पास में हॉट स्पॉट हैं, इनको ध्यान रखना, पूछा गया है कई बार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड का ही भाग है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। तो भूमध्य सागरीय बेसिन जो है, जो सुंडालैंड के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जो आप अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे बनाएं और यहां तक ऐसे आए तो जो यहाँ पे ये वाला एरिया है जिसको आप बोल रहे हैं कौन सा है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, यहां पे बना लेंगे ऐसे। यहां पे ये जो हिस्सा है ये वाला एरिया जो है कहा जाता है कि इसी में शामिल है, ठीक है, किसमें, ये हॉट स्पॉट रीजन में ही शामिल है।
कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों अर्थात हॉट स्पॉट की अद्यतन सूची जारी की गई, जिसमें विश्व के कुछ 36 जो है वो स्थल सूचीबद्ध। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आप संख्या भी पूछता है स्टेट पीसीएस यूपी, तो अगर इसकी बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ओके, तो ये 36 स्थल जो हॉट स्पॉट जो है पूरे विश्व में। इसमें भारत के पश्चिमी घाट से श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय का नाम उल्लेख भी किया गया है। 2016 में क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, जिसको CEPF बोला गया है, CEPF बोला गया है, हाँ CEPF बोला गया है, द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। ज्ञात होना चाहिए कि जैव विविधता के प्रखर स्थलों अर्थात हॉट स्पॉट्स को जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आकांक्षा बोध के आधार पर मान्यता ये प्रदान की जाती है। तो तीनों ध्यान रखना, जाति बहुतायता बहुतायता होनी चाहिए, मतलब ज्यादा वहां पे संख्या, और दूसरा स्थानिकता होनी चाहिए, मतलब वो वहां के मूल होने चाहिए, ठीक है, वो वहां के मूल होने चाहिए। और ये आशंका बोध जो है, आशंका बोध मतलब कुछ इसमें लिख रहा है थ्रेड परसेप्शन, थ्रेड परसेप्शन कि ऐसी बात, मतलब उनको विघटित ऐसा लग रहा है जैसे इनका जो है एक तरह से इनका धीरे धीरे विघटन हो रहा है, ये हो सकता है कि ह्रास हो रहा है। ओके, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। भारत एक ऐसा देश है जहां जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6, पक्षियों का 12.6, सरीसृप का 6.2% तथा उभयचरों की संख्या की 4.4% आबादी है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है एक जैव विविधता को प्रदर्शित करने वाला एक उल्लेखनीय देश है। काफी ज्यादा जैव विविधता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टि से संतृप्त है, क्षेत्र काफी ज्यादा है। ज्ञाता को जाना चाहिए कि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? इसी को, किसको? सिक्किम को, क्योंकि ये पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। और यहाँ के मुख्य निवासी जो हैं, ध्यान रखना, लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये लोग हैं। जैव विविधता का निरंतर ह्रास हो रहा है। प्राकृतिक तथा मानव जनित कारक इस ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। तो जैव विविधता के रूप में भारत की परिस्थिति क्या है, वो एक हमने आपको यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैव विविधता के नाश के प्रमुख कारण में देखें तो आवासों का ह्रास हो रहा है, ह्रास यहाँ पे लिखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, विदेशी प्रजातियां आती, ध्यान रखना वहां के जो स्थनिक हैं, स्थनिक पौधे या प्रजातियां जो वो उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जैव विविधता के नाश में विदेशी प्रजातियों का संक्रमण भी हमें देखने को मिलता है। वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण या अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार एवं तस्करी भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जैव विविधता के ह्रास या नाशवान कारणों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ओके, तो जब कभी भी जैव विविधता ह्रास हो रहा है तो ये सब कारण आप बता सकते हैं, और यही पूछे जाते हैं। 3, 4, 5, 6 कारण हैं जो कि आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। कहा जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता वैश्विक तापन, आवास के विखंडन एवं विदेशी जाति के संक्रमण से संकटापन्न स्थिति में पहुंच जाती है, जबकि शाकाहार का पोषण जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या शाकाहार भी जैव विविधता ह्रास का कारण बनता है? तो शाकाहार क्यों बनेगा? शाकाहार कोई जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं बनेगा। नगरीकरण है, वैश्विक तापन है, आवास विखंडन है, विदेशी प्रजातियों का
संक्रमण जो है ये संकटापन स्थिति जैव विविधता की ओर ले जाती, जैव विविधता संकटापन। ज्ञात होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक आवासों में कमी के चलते जैव विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में झूम खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। झूम खेती के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का नाश हुआ है और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। ठीक है, होता क्या है ये झूम खेती, लोग जनजातीय क्षेत्र में क्या करते हैं कि एक टुकड़ा लेते हैं जंगल का, उसको साफ करते हैं, वहां खेती करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में खेती, अब देखो जो टुकड़ा उन्होंने लिया वहां पे क्या वन काट दी उन्होंने, खेती करना है उनको, साफ सफाई करते हैं, फिर इसके बाद में खेती करते हैं और खेती करने के बाद में वहां उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ दिन तक तो आप कह सकते हैं कि जैव विविधता का ह्रास होता ही है। और अगर ऐसे लगभग पूरे क्षेत्र में अगर कर दिया गया तो पूरी तरह से आप देखेंगे कि जैव विविधता का ह्रास होगा, वन काट दिए जाएंगे। तो झूम कृषि जो है ये अवैज्ञानिक तरीका है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये भी जैव विविधता का ह्रास करता है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में काफी सहायक है। बंजर भूमि का आप क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। बंजर भूमि जहां पे खेती नहीं होती थी, कोई पैदावार नहीं, तो वहां पे आपने अच्छा डीएपी और यूरिया मिला के बढ़िया से उसको तैयार किया और इससे क्या हुआ, इससे जैव विविधता का ह्रास नहीं होता। इस प्रकार बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है। इसके विपरीत सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, कृषि का विस्तार जैव विविधता ह्रास के उत्तरदायी कारकों में हमें शामिल हुए थे दिखाई पड़ते हैं। तो भाई जितना आप कृषि करेंगे उतना ज्यादा वन काटेंगे, भाई वन योग्य भूमि तो निकालेंगे ना। नगरीकरण करेंगे तो वनों को काटना पड़ेगा ना आपको। आप सड़कें चौड़ी बनाएंगे, कहीं से भी सड़क निकालेंगे तो वो भी सी बात है, वहां की जैव विविधता ह्रास होगा, वन काटने पड़ेंगे आपको। ओके, उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी पॉपुलेशन में उत्तरोत्तर गति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण इसके आवास स्थान में व्यापक तौर पर कटौती तथा कीटनाशकों जो आप पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का अच्छे उपयोग। जैसे डीडीटी की हमने कल बात की थी, तो डीडीटी एक कीटनाशी खाद्य श्रृंखला द्वारा पक्षियों पहुंच जाता है, जिससे अंडे समय से पहले फूट जाते हैं, उनकी संख्या में गिरावट। तो डीडीटी भी काफी ज्यादा जो है ये अलग कीटनाशी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खेती के लिए तो ठीक है लेकिन पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। 16वां फैक्ट इंटरेस्टिंग है। ज्ञातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिकीय तंत्र होता है जिसके भीतर अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे पौधों को प्राणी खाते हैं तथा स्वयं इन प्राणियों को अन्य प्राणी खाते हैं। इस तरह कई पोषक स्तरों या पोषण स्तरों का निर्माण होता है। कल हमने बात की थी ना, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कुछ ना कुछ जो है ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। ओके, तो जैसे हमने देखा था कि भाई घास, फिर इसके बाद बकरी, फिर इसके बाद में मनुष्य देखा था। ओके, जैसे हमने बात की थी टिड्डा, घास, टिड्डा, इसके बाद में हमने सांप की बात की, मेढक की बात की थी, फिर सांप की बात की थी। तो उसी तरह से यहाँ पे वो बातें कही जा रही है। तो पोषण स्तर में कमी से एक विशेष वर्ग जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि विविधता में कमी आती है। तो जब कभी भी ध्यान रखना यहाँ पे पोषण स्तरों में कमी आ रही होगी तो एक विशेष वर्ग जो है उसकी संख्या में बढ़ोतरी, और उस वजह से अगर संख्या में बढ़ोतरी है तो उस वजह से जैव विविधता ह्रास हमें दिखाई पड़ता है। ओके, वहीं जैव विविधता की बढ़ोतरी में पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, उसकी आयु तथा मध्य व्यवधान सहायक होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये सारी अच्छाइयां भी। तितलियां, ये कहा जाता है कि अनियततापी प्राणी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इसलिए इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, इनको गर्म एकदम से वातावरण चाहिए। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। जैसे मानव जो है कैसा है, वो भी विनियमित नहीं कर पाता है, कपड़ा तो ओढ़ लेगा। जैसे आप देखते हैं कि पोलर बियर की बात करते हैं, हम लोग ना, हाँ, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, वो जो है एक तरह से अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित भी कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो ये सारी चीजें, लेकिन तितलियां जो हैं ऐसा नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के तापमान के अनुसार बदलता रहता है।
बहुत कम तापमान होने की स्थिति में यह उड़ान नहीं भर सकती हैं। ओके, हाँ, तो ये सक्षम नहीं है ना, विनियमित करने में सक्षम है, रेगुलेट करने में अपने शरीर का तापमान जो है, इस वजह से ये तितलियां जो है वो उड़ान नहीं भर पाती है और अंततः जो है 17वां फैक्ट है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। जब कभी भी जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है तो आप ध्यान रखना, माप की बात करते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो वही कहा जाता है कि जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थाने इन सीटू जैव विविधता का संरक्षण करना। मतलब जो चीज जहां पे है उसको वहीं पे उसी दशा में उसका संरक्षण, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, वो आप कह सकते हैं इसमें महती भूमिका निभाते हैं। तो जहां पे जो चीज है उसको उसी में संरक्षित करना, उसके उसी वातावरण में संरक्षित करना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इन सीटू अर्थात स्वस्थाने। और ज्ञात होना चाहिए कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने एवं बाह्य स्थानीय तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे पवित्र झील, उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य में इन सीटू संरक्षण किया जाता है। कैसा? इन सीटू संरक्षण, इन सीटू मतलब जो जहां पे है उसको वहीं पे संरक्षित किया जाए। ओके, हाँ, जो जहां पे है उसको वहीं पे संरक्षित किया जाए। ओके, तो ये आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। कहा जाता है कि जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जहां पे है उनके मूल निवास में उनको संरक्षित करना क्या बोलते हैं? इन सीटू। जैसे पवित्र उपवन है, जैसे अभ्यारण्य है, जैसे नेशनल पार्क है, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ओके, तो ये सब कैसे हैं? इन सीटू। जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कहा जाता है, जैसे जीन बैंक, ऊतक संवर्धन, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य वासन या बाह्य स्थाने अर्थात एक्स सीटू के एग्जाम्पल या उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इनका नाम ध्यान रखना, मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूं, इसको स्टार लगाता हूं क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। एक्स सीटू मतलब उनके मूल में नहीं, मूल निवास में नहीं, कहीं अलग जाके जो है उसका संरक्षण करना, क्या बोलते हैं? एक्स सीटू। जैसे चिड़ियाघर है, जैसे एक्वेरियम है, ओके, जीन बैंक है, ऊतक संवर्धन केंद्र बनाए जाते हैं तमाम सारे। वहां पे क्या करते हैं? वानस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं इसके लिए कि भाई यहाँ पे वो ऐसा वातावरण हम प्रोवाइड कराएं और इनका संवर्धन किया जाए। ओके, तो ये एक्स सीटू। तो विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है, जबकि दूसरी विधि की बात करें तो जीवित शुक्राणुओं एवं अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। तो आप जो यहां पे बात कर रहे थे कि जीन बैंक, ऐसे, ओके, जीन बैंक जो है यहां पे ये काम करता है। ओके, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है और इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिक संवर्धन का को प्रमुखता दी जाती। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं? माब, माब नाम दिया गया ना। मानव भी यहाँ पे मानव मतलब एक तरह से मानव गतिविधियां भी संचालित, तो इस पर क्या बोलते हैं? माब, मैन एंड बायो स्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो माप दिया गया नाम। आप चाहो तो आप ऐसे भी एंड लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे भी एंड लिख सकते हो। क्या हो गया? माप। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में लगातार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखें।
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की जो सुविधाएं उनको प्रदान करना। भारत सरकार ने अब तक देखेंगे तो 18 ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, एक तरह से घोषित किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। लेकिन 12 जो है वो यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो पूरे विश्व में अगर बात करें तो भारत में 12 हैं। उनके बारे में देखें तो नीलगिरी को रखा है, नंदा देवी को रखा है, ये सब ध्यान रखना, मैं इसमें स्टार लगा देता हूं, पूछा जाएगा आपसे। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा एवं पन्ना। पन्ना को जो है 2020 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व, 12 बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। ओके, आरक्षित क्षेत्र जो है ये, हालांकि 18 है हमारे पास में, सबको तो नहीं मानता मैं, लेकिन 12 को मिल गई है कि ये ऐसे। चलिए, और आज का अंतिम फैक्ट ज्ञात होना चाहिए कि 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम तथा स्थित कंचनजंगा जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र को और 2020 में मध्य प्रदेश स्थित पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इन जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले प्रमुख 4 जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है और लक्षद्वीप है। अगर आप मैप से देखना चाहें तो आप आसानी से कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। कौन कौन सा है? एक तो अंडमान हो गया है, दूसरा निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी है और लक्षद्वीप है और मन्नार की खाड़ी। अगर आप देखना चाहें तो कुछ ऐसे मैप भी बना सकते हैं आप आसानी से और बता भी सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा एरिया है? तो ये वाला जो एरिया है इसको कच्छ की खाड़ी, और यहां से केरल से ये जो है लक्षद्वीप वाला एरिया है। तो कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये वाला एरिया, यहाँ पे भी आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोरल। ठीक है, और ये जो है श्रीलंका वाला है, यहां से मिलता है ये वाला जो एरिया है तो क्या बोलते हैं? मन्नार। यहां पे भी हमें कोरल रीफ मिल जाएंगे। और ये जो हमारा एरिया अंडमान एंड निकोबार, यहां पे भी हमें, तो 4 जगह है भारत में, तो कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार, यहां पे आपको कोरल रीफ जो है, कोरल वो हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कोरल दिखाई पड़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, आप इनको नोट करेंगे। अच्छा, प्रवाल भित्ति क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार समूह में क्रिंजिंग, ये फ्रिंजिंग है, नाम ध्यान रखना, फ्रिंजिंग इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, फ्रिंजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियां, जबकि लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां जो है वो पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा एटॉल प्रजाति, पूरा लक्षद्वीप आप देखें तो पूरा प्रवाल है, वहां पे खेती तो होती नहीं है, वहां पे मुख्यतः व्यापारिक वर्ग रहता है और कहा जाता है कि मैक्सिमम जो है मुस्लिम लोग जो है व्यापार करते हैं। तो एटॉल प्रकार की जो है प्रवाल भित्तियां वो लक्षद्वीप में, बाकी फ्रिंजिंग प्रकार की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार। अच्छा, और भी आप देखें अगर इसमें कहा जाता है कि प्रवाल विरंजन मतलब एक तरह से प्रवाल भित्तियों का एक तरह से आप कह सकते हैं ह्रास, या आप कह सकते हैं कि उनका खत्म होना, इस तरह से। ओके, तो प्रवाल विरंजन लिखा होगा इंग्लिश में, कोरल ब्लीचिंग नाम दिया जाता है, कोरल ब्लीचिंग। देखो होता क्या है, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्ण सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन होता है और प्रवालों की मृत्यु या दोनों हो सकते हैं, दोनों घटित होते हैं। ज्ञातव्य है कि सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र में
पाया जाता है। ठीक है, सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र में के लिए जाना जाता है। तो देखो एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये जो प्रवाल होते हैं ये शैवालों के साथ में एक तरह से सहजीवी संबंध रखते हैं। जो प्रवाल होते हैं वो सहजीवी संबंध रखते हैं। तो अब उसी में रहना, उसी से चिपके रहना, किसी से शैवाल, ध्यान रखना डायरेक्टली जो है जब कभी भी वैश्विक उष्णन होता है, जब कभी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो शैवाल नष्ट होते हैं। और शैवाल जब नष्ट होंगे तो इनके साथ में जो सहजीवी संबंध बनाए हुए हैं किन्होंने, प्रवालों ने, तो जब ये नष्ट हो गए तो ये फिर कहां पे चिपकेंगे जाके। तो जब अब शैवाल नष्ट हो गए तो इनको चिपकने के लिए कहीं जगह मिल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ में कैसे है, सहजीवी संबंध है, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं। तो जब यही खत्म हो जा रहा है तो इनको क्या कहता है, इससे ये भोजन प्राप्त करते हैं, किससे, शैवालों से। शैवाल जो है प्रवाल का मुख्य भोजन होता है। और जब यही नष्ट हो गए, शैवाल ही नष्ट हो गए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जब इनको भोजन ही नहीं मिल पाया तो इसी वजह से क्या होता है, प्रवाल विरंजन की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, अर्थात कोरल ब्लीचिंग हमें दिखाई पड़ती है। बात क्लियर हो गई। चल, तो ये हमने 19वां आईपीएफ किया हुआ है ना, 19वां ही है, हाँ 19वां आईपीएफ ने किया हुआ है। और लगभग सारी जानकारी जो है हम करते चल रहे हैं जिससे कोई क्वेश्चन जो है वो आपका ना छूटे। चलिए कुछ 10 मिनट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग और भी कुछ मुद्दे देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो एक बार देखें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। 10-15 मिनट हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें तो क्वेश्चन, तो कल जो हमने बात की थी कुछ यहां तक बात की थी, हाँ, और आज जो हम लोग बात करेंगे इसे थोड़ा सा ऊपर। देखिए ये बात हमने कल की थी, कल नहीं की थी, आज ही बात करेंगे इसके बारे में। पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है, तो इसमें दिया गया कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकी पदछाप बोला जाता है। ओके, ये हमने बात की थी अभी, जस्ट अभी बात किया है, मतलब इसी क्लास में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कई बार और भी पूछे गए हैं उनके बारे में एक झलक आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन 2012 में, हालांकि ऑनलाइनर ही है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है, जैसे व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण, सांस्कृतिक। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, समर्थन सेवा। तो ये देखिए पोषण चक्र और फसल परागण ये समर्थन में आता है। ओके, अब देखो ऐसे ही व्यवस्था सेवा, नियंत्रण सेवा या संरक्षण सेवा या सांस्कृतिक सेवा से कोई क्वेश्चन अगर स्टेट पीसीएस में पूछा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ओके चल, देखिए अब यहां से हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस 2011 और 2010 यूएलडीए में पूछा गया, यूपीएलडीए में पूछा गया। इसके बाद में और भी देखें तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, 2011 में रिपीट किया गया, 2005 में ही पूछ दिया गया था। निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, ओबीसी बात है पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, कौन है, यूकेलिप्टस है। देखिए एक क्वेश्चन और बड़ा मजेदार पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या है एमपी पीसीएस में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है, तो लैंटिक हमने बताया था तालाब या दलदल, अर्थात जो स्थिर जल है क्या बोलते हैं, लैंटिक बोलते हैं। और लैटिक की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो वो क्या था,
जो प्रवाहवान जो है जल था, अर्थात जो जिसका अपवाह हो रहा है। ओके, चलिए इसके बाद 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या बोलते हैं? इकोटोन। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब आप देखो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आसानी से आप जो है वहां पे परीक्षा में कर। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र आप देखेंगे, हमने बताया था महासागर है सबसे स्थायी पारितंत्र, फिर से पूछा गया, देखिए आरटीएस में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है। ये हमने बता दिया था आपको, आज ही पढ़ाया कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता को क्रम में उनको सही से अनुक्रम बताइए, तो मैंग्रोव सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद में कौन सा है, घास स्थल था, फिर झील था, और इसके बाद में महासागर था। दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो आईएएस 2013 में और फिर यूपी आरओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हमने बताया था अर्नीस नेस ने किया। क्या, कब? 1973 में। इसका आज ही पढ़ाया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आरओ में, एकल चरम सिद्धांत अर्थात मोनोक्लाइमेक्स ये किसने दिया हुआ है? तो एफी क्लेमेंट्स ने जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हालांकि मैंने इसके बारे में चर्चा नहीं की हुई, लेकिन अगर कल मुझे लग रहा नहीं की है, हाँ नहीं की हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना एकल चरम सिद्धांत या मोनोक्लाइमेक्स जो है एफी क्लेमेंट्स जो है ये इसका प्रतिपादन करते हैं और इसको देते हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे 2005 प्री में यूपीपीसीएस में पूछा गया है, पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं ग्रीनेल ने किया था, जैसे यहाँ पे लिखा होगा जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इसको बताया था। 1917 में इसको बताया था। अब देखिए ये आरटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मतलब आरटीएस में आरएस में राजस्थान में पूछा गया। वन्य जीव संरक्षण तो आप आसानी से बता सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण जो है आप 1986 बता सकते हैं। वनों की बात करें तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो है एक दिक्कत भी है, वन संरक्षण की बात करें तो 1988 है, और प्रवासियों के लिए जो है ये यहाँ पे, तो देखो ये 2006 की बात है, 2006 की बात है। ओके, ये ठीक है, वन संरक्षण 1988 है, लेकिन यहाँ पे सुमिलित नहीं है, वो आप एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखें। नहीं, वन संरक्षण दोनों गलत है, देखिए दोनों गलत है, इसमें 1980 है, वन संरक्षण में क्या है 1980 है। हाँ, गलत तो जानकारी नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने बताया था आपको 2006 है, ये भी बताई था 1980 है, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बोलेंगे मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। नहीं, वन संरक्षण दिया 1980 है। 1986 क्या है, पर्यावरण संरक्षण है, और वन्य जीव संरक्षण जो है, वन्य जीव संरक्षण वो क्या है 1972। नेक्स्ट देखो, आरओ मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या ऐसा है? गलत है भाई, हमने बताया था ये आपस में क्या करते हैं, निर्भर हैं। ओके, इसमें बोला गया निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, वो भी ऐसी बात है, मानव जो है क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। यूपीपीसीएस 2016 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? घनत्व प्रवणता को, हम लोग लवणता प्रवणता को नहीं है, तो हेलोक्लाइन जो है लवणता प्रवणता को, और दूसरा पिक्नोक्लाइन जो है, पिक्नोक्लाइन ये घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। और यहीं पे अगर बात करें तो हेलोक्लाइन क्या करता है, ये लवणता प्रवणता को आपको देखने को मिलेगा। थर्मोक्लाइन आप जानते हैं जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है, अगर इसकी बात करें तो गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को भी दर्शाता है। ओके, तो ये सारे मुद्दे हमने जैव विविधता के बारे में देखिए आज हमने चर्चा की हुई थी, इससे तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक एक करके हम एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए देखते ही एकदम से कई सारे क्वेश्चन की भरमार है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना। ओके,
जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है कैसे, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी के रूप में। ओके, ये 2014 में आरओ मेंस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये प्राकृतिक वास का विनाश लगातार जो है 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ओके, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग। हमने बताया था ना, गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, कौन है, अल्फा, नहीं अल्फा सूचकांक। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है, कहा जाता है कि 2030 तक हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये हमने बताया था, कॉप 14 वो दिल्ली में हुआ, यूएनसीसीडी वाला, और वहीं पे ये बात कही कि 2030 तक जो है हम भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी चर्चा की थी आपसे। बायोडायवर्सिटी का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया हुआ था, तो हमने बताया था वाल्टर जी रोशन द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। उन्होंने पुस्तक के बारे में हमने बात की थी, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, 1968 में ये पुस्तक लाई गई। ओके, जैव विविधता का अर्थ क्या है, देखिए अर्थ पूछा गया तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये सीधे तौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। 2014 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी, तो हमने देखो रिपीट किया गया, ये 2019 में रिपीट किया गया। इससे पहले यूपी में क्वेश्चन पूछा गया, ये यूपी में भी क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया, तो वाल्टर जी रोशन द्वारा। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र निम्न से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया, तो जैव विविधता दशक जो है वो घोषित किया गया। 2012 में क्वेश्चन ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखें, और भी तमाम सारे क्वेश्चन हैं, और भी तमाम, जैसे यूपीपीसीएस प्री में दो क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोस्फीयर ये कहां, किस शहर में, तो जामनगर गुजरात में, हमें बताया था जामनगर गुजरात में, और कच्छ के आसपास वाला जो एरिया है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ओके, वहां पे इसकी स्थापना हुई है। ये 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम देखते हैं इधर से। देखिए पीसीएस 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती, तो आप आसानी से बता सकते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बात की हुई थी। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, कहां गया, हाँ ये सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके बाद में और भी देखें, ये 18 में क्वेश्चन फिर से एक पूछा गया कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफी अधिक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। लेकिन इसमें कोरल लीफ भी दिया गया है, और इसका हमने एक्सप्लेन भी बताया था आपको। तो कोरल लीफ भी ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कोरल लीफ जो है हमने देखा कि कोरल ब्लीचिंग भी हो सकती है, बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर वहां पे शैवाल नष्ट हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो नष्ट हो जाएगा। उसकी अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो उतनी जल्दी नष्ट नहीं होते। तो इस वजह से अगर जब भी अब एक ऐसा कोई टकराव वाली स्थिति आए तो आप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है लगाएंगे, नहीं तो फिर इलिमिनेट कर दिया जाएगा आयोग द्वारा ये। ओके, चल जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, फिर से देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, जैव विविधता में परिवर्तन होता रहता है तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, वो भी सी बात हमने बात की थी। और भी कोई क्वेश्चन है क्या, ये देखिए 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा है, 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। इसका देखते हैं एक बार कहां है ये, हाँ ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ओबीसी बात है, फिर से वही रिपीट। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जाते हैं, और इनको आप खास ध्यान रखना, ठीक है, इनका आप खास ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं दिखा रहा हूं, प्री में क्वेश्चन पूछा गया, ये 7वां, कौन सा सत्य नहीं है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जातीय विविधता में वृद्धि होती है, सही नहीं पूछ रहा है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जातीय विविधता में वृद्धि होती है क्या, नहीं, गलत है। हमने बताया था आपको कि जैसे ही हम
ये नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। जैसे ही हम निम्न अक्षांशों अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जैव विविधता हमें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। किधर से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर नहीं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जैसे ही हम आएंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की जैसे ही हम आएंगे तो वैसे जैव विविधता में वृद्धि दिखाई पड़ती। तो ये कैसा उल्टा लिखा हुआ, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, बाकी सारा सही है, बाकी सारा सही है। चलिए ये देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहां पे? शांत घाटी में। उत्तराखंड 2005, लोअर सब पीछे 2003, छत्तीसगढ़ पीछे 2011 में क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। ओके, 11 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में और शांत घाटी कहाँ है? तो हमने बताया था आपको साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। और वहीं पे आप देखेंगे कि जो है ये कब पूछा गया? 2008 में लोअर पीसीएस में। एमपीपीसीएस में पूछा गया साइलेंट वैली परियोजना जो है वो कहाँ की है? तो केरल की। आप आसानी से बता सकते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट के बारे में देखिए, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी इसको आप बता सकते हैं, चमोली जिला, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ओके, लोअर पीसीएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखें और भी क्वेश्चन आर्टिस्ट की बात। देखिए हॉट स्पॉट की बात है, ताप स्थल जो है हॉट स्पॉट, तो ये पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, यही सब हर एक जगह दिया गया होगा। इसकी अवधारणा किसने दी वगैरह वगैरह चीजें जो है वो पूछी गई होंगी। देखिए अब लगातार क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न से कौन है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पश्चिमी घाट, हमने बताए थे आपको ये वाला एरिया, इधर जो है इधर सुंडालैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे जो, और आप नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पे, और म्यांमार क्षेत्र वाला जो, तो 4 हमने यहाँ पे आपको बताए थे। ठीक है, 4 बताए, तो उसमें से ये पूछा गया है। ओके, इसके बाद में देखिए उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि विचार कीजिए और बताइए कि जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो हमने बताया था आपको पूर्वी हिमालय तो है ही, पूर्वी भूमध्य रेखीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र, obvious सी बात है, तो ये वाला नहीं है। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र ये भी नहीं है, तो इसमें क्या है? केवल एक आपको दिखाई पड़ेगा, यही यहाँ पे सही दिखाई पड़ रहा है। तो 2015 हमने कर लिया और इसके बारे में जानकारी। चलिए मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये 2009 में मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में जैव विविधता के संदर्भ में, मेंस मतलब जब मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी चेंज किया गया 2018 से। 2017 में जो पेपर हुआ है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछे गए हैं। ठीक है, 2 पेपर होते थे, उसमें जो है बाकी सब्जेक्ट दिए जाते थे, तो जो मेंस होता था उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 2018 से ये चेंज हुआ है। तो लोग नए हैं, नहीं तो बोलेंगे मास्टर कैसा क्या। तो ये देखिए जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है, ऑब्वियस सी बात है, 2009 में क्वेश्चन पूछा है। यूपी एलडीए जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो ये पूर्वी हिमालय की हमने बात की थी, अभी पूर्वी हिमालय की बात की थी। ओके, जैव विविधता देखिए फिर से 2012 में पूछा गया हॉट स्पॉट का, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और इसके ये देखिए पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पूर्वी घाट नहीं है, ध्यान रखना, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय श्रृंखला कंफ्यूज मत करना, इसमें पूर्वी हिमालय श्रृंखला है और ये पश्चिमी घाट। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं विंध्य जो है ये नहीं है। कब? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान कीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं पश्चिमी घाट। फिर से क्वेश्चन पूछा गया जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो आप पश्चिमी घाट आसानी से बता सकते। तो रिपीट किए जाते हैं हमेशा क्वेश्चन। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यूपीएससी ने तो अभी हाल फिलहाल में पूछा, 2012 पीसीएस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताओ कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। ठीक है, कहां पे? ये कहा गया, ये 1 और 3 सही, 1 और 3 सही है। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी है, देखिए आरओ को पूछा गया, तो सेम रिपीट किया गया है, आप आसानी से बता सकते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पे है? तो पश्चिमी घाट पे है। आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया 2012 में, वही यूपीपीसीएस में, तो 2013 में जो है वो आरएस में क्वेश्चन पूछा गया, आसानी से आप बता सकते हैं। ओके, चलिए लोअर सब में भी क्वेश्चन पूछा गया, लोअर सब में भी क्वेश्चन पूछा गया।
तो ये सारे मुद्दे थे जो हमने क्लियर करते हुए आपको, ह्रास कैसे हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर लेना चाहें तो देखो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, जैव विविधता के दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? तो धनी स्थान आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ओके, पश्चिमी घाट है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको फिनिश करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2002 में एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? सभी है, जीवों की प्राकृतिक आवास में कमी, हमने पढ़ाया आपको, बताया, चर्चा की इस पे, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। ओके, तो ये सब हमने बातें अभी की हुई थी। फिर से क्वेश्चन पूछा गया 2016 में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आप कह सकते हैं कि भाई उनका जो प्राकृतिक आवास है उसका विनाश, ये मुख्यता कारण हमें दिखाई पड़ता है। अत्यधिक दोहन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अत्यधिक दोहन तो इनडायरेक्टली हो गया ना, प्राकृतिक आवासीय विनाश हम कर रहे हैं ना, हाँ, उसकी वजह से क्या, अत्यधिक दोहन। ओके, तो ये सारे मुद्दे। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप बता सकते हैं कि आवासीय, फिर से देखो रिपीट किया है, 2015 में पहले क्वेश्चन पूछा गया, फिर सोचा गया लड़के को हो सकता समझ में नहीं आया हो, दोबारा फिर क्वेश्चन पूछा, 2016 प्री में पूछा। ओके, तो ये सारे मुद्दे। एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता ह्रास का या जैव विविधता के संकट का कारण हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। इसमें वैश्विक तापन हो सकता है, आवास का विखंडन हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण हो सकता है, लेकिन शाकाहार को बढ़ावा देना ये तो हमें कहीं से नजर नहीं आता है। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती, तितलियां कम ताप में नहीं रह सकती। ओबियस सी बात है, यहाँ का तापमान कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान अच्छा मिलता है और ये अपने आप के तापमान को जो है विनियमित करने में सक्षम नहीं होती है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये यहीं पे पाई जाती हैं और इनको तापमान की आवश्यकता होती है। 2017 में क्वेश्चन प्री में पूछा गया कि जैव विविधता अधिकतम संकट है, तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे देखना, प्राकृतिक विनाश एवं वनस्पतियों का विनाश, फिर से रिपीट किया गया लगातार क्वेश्चन। तो 15 में क्वेश्चन, 16 में क्वेश्चन, 17 में क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, यदि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़, किन पक्षियों की संख्या में तेजी से गिरा, तो शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है ऐसी? नहीं, हमें यहां पे जो है आप देखेंगे कि आप पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली तमाम से, जैसे डीडीटी की बात करी थी, उसको क्या करते हैं फसल में प्रयोग किया जाता है, फिर जो है वो जैसे चुगने जाते हैं पक्षी जो है कीड़े मकोड़ों को, तो वो उनके पेट में जाते हैं, फिर इसके बाद में इनका क्या होता है, दिक्कत होती है इनको। तो इस वजह से आप कह सकते हैं ये मुख्यतः हमें कारण दिखाई पड़ते हैं, बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि, लेकिन जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन पक्षियों की संख्या खासकर आप यही जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और भी है, री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो क्या नहीं है, पोषण स्तरों की संख्या नहीं, देखिए उत्पादकता बढ़ेगी तो भी मद, व्यवधान, पाचन तंत्र की आयु जो है, ये सब जो है आप कह सकते हैं जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कारण, बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी कारण है। ओके, और भी क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो कैसे, एनसीटू द्वारा किया जाता है, जहां पे है वहीं पे, जहां पे है वहीं पे। 18 में क्वेश्चन पूछा है कि स्ववासन मतलब एनसीटू संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, जयमंडल आगार है, वैसी बात है, वानस्पतिक उद्यान नहीं है, पवित्र उपवन हमने देखे थे, राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, अभयारण्य देखे थे, ये सब क्या है, ये सारे जो भी थे वो सब एनसीटू थे। बाकी जो वनस्पतिक उद्यान है, जीन बैंक है, ऊतक संवर्धन क्षेत्र है, वो सब कैसे हैं, वो सब जो है XC2 में आते हैं, किसमें आते हैं, XC2 में आते हैं। ओके चलिए, 2013 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, माप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखें, 2009 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैर समानता, तो हमने बात की थी नाइट्रोजन के बारे में, बात की थी। ओके ये सब क्लियर हो गया।
चल, और भी देख सकते हैं आप, और भी देखें अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो। प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पे हैं, तो अब आसानी से बता सकते हैं, अंडमान, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है, तो ये तीनों सही है। और जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र, देखिए शायद पूछा गया ये क्वेश्चन, हाँ यूपी लोअर में पूछा गया, लोअर में। आनुवांशिक विभिन्नता जो है, जय जय मंडल या जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है, ये हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब मुद्दे हमने यहाँ पे आपको क्लियर करके दिए हुए हैं। प्रवाल विरंजन देखिए, हमने बताया था प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की बात की थी, सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो इसमें जो है सागरी जल के सामान्य तापमान वृद्धि आप रखिए, ठीक है। ये कोरल ब्लीचिंग जो है इसी वजह से होता है, सामान्य वृद्धि की वजह से, अर्थात वैश्विक तापन की वजह से जो है। री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2012 में तो पूछा गया, 2015 री एग्जाम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो ये वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, इसी वजह से शैवाल नष्ट हो रहा है, उनका भोजन जो मिल नहीं पा रहा प्रॉपर, इस वजह से इनका नाश हो रहा है। कल जो हम लोग आईसीएम से बात करेंगे। ओके, तो ये क्लास जो है लगातार इसको आप नजर बनाए रखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्वेश्चन के साथ में भी आपको तमाम सारी चीजें कर रहे हैं।